भारत को आज़ाद हुए 75 साल होने वाले हैं और सरकार ज़ोर शोर से डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रही है। हर घर में तिरंगे बांटे जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके डेमोक्रेसी के बारे में। लेकिन हमें असली डेमोक्रेसी को समझना होगा। और हमारे देश में आज तक लोकतंत्र बना हुआ है, प्रजातंत्र बना हुआ है, चुनी हुई सरकार बनी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में असली डेमोक्रेसी है। असली डेमोक्रेसी के मतलब को हमें समझना होगा। हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी यदि किसी देश में है तो वो वहाँ के लोगों का विकास कैसे हो रहा है, वहाँ के लोगों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लेवल कैसा है, वहाँ की अपोजिशन पार्टी कितना पार्टिसिपेट कर रही लोकतंत्र में, वहाँ की जो संस्थाएं हैं वो कितनी मजबूत हैं, क्या वो सरकार के हिसाब से काम कर रही हैं, सरकार के हिसाब से निर्णय दे रही हैं। ये सारी बातें हैं जिनको हमें डेमोक्रेसी के अंतर्गत समझना होगा कि असल में भारत कितना सफल हो पाया है। आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, तो 75 साल होने वाले हैं। 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे 75वें नंबर की वर्षगांठ को आज़ादी की। तो इसके सेलिब्रेशन को, डेमोक्रेसी के सेलिब्रेशन को हम किस प्रकार से आंकेंगे, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि मानव का विकास कितना हो पाया, गरीब लोग कितना ऊपर उठ पाए हैं। हमें इस बात से आंकना है हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे इस आज़ादी के जश्न को। कुछ कुछ लोगों का कमेंट क्या रहता है, 1947 में भारत आज़ाद हो गया। हालांकि भारत ने इकोनॉमिक रूप से उतनी प्रगति नहीं कर पाई थी, लेकिन एक बात तो है कि यहाँ डेमोक्रेसी आज तक बनी हुई है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, कुछ रिसेंट कमेंटेटर ने यहाँ पर आर्गुमेंट दिया था कि भले ही इंडिया ने सक्सेस हासिल नहीं करी है इकोनॉमिक टर्म में, लेकिन वो आज तक डेमोक्रेसी बना हुआ तो है। डेमोक्रेसी बना हुआ का क्या मतलब है, यहाँ पर चुनी हुई सरकार है, यहाँ पर मिलिट्री का शासन नहीं है, यहाँ पर कोई राजा राज नहीं कर रहा है। राजा राज करने का मतलब ये है कि तानाशाही, वो कोई भी काम करे आप उसके ऊपर क्वेश्चन खड़े नहीं कर सकते हो, वो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। ना तो यहाँ मिलिट्री का शासन है, ना तो यहाँ तालिबान जैसे किसी ग्रुप का शासन है। यहाँ पर चुनी हुई सरकार का शासन है, यहाँ पर जनता राज करती है, इसलिए हमें ये गर्व करने वाली बात है। वहीं आप ये देख लीजिए कि चाइना का विकास और इंडिया का विकास कितना हो पाया है। चाइना हमसे आगे बढ़ गया है, लेकिन एक बात पे आप ये गर्व कर सकते हो कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी मिली हुई है। चाइना की तुलना यदि आप करोगे तो इस मामले में हम चाइना से आगे हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ ये है कि आप इससे खुश नहीं हो सकते। आप इसलिए खुश नहीं हो सकते हैं क्योंकि चाइना हमसे आगे है। आप एक मामले में तो ये बात कह सकते हो कि भले ही हमारे पूरे ऑल इंडिया का जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, वो पूरा कम है, लेकिन वहीं यदि हम स्टेट वाइज देखेंगे, एक स्टेट अच्छा काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। तो कुछ कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जो कि चाइना के बराबर प्रगति कर रहे हैं, चाइना के बराबर अच्छे काम वाले रास्ते पर वो चल रहे हैं। इस बात को लेकर के तो हम गर्व जरूर कर सकते हैं। तो आज जो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं उसको हम कैसे करके आंकेंगे, कैसे उसकी परीक्षा लेंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सफल हो पाई है। तो पहली बात यह है कि हमें इंडिविजुअल को एम्पावर करना पड़ेगा, ताकि जो लाइफ की वैल्यू है, जिनको वो वैल्यू देता है कि ये मेरी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो 75वें नंबर की हम वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, इसको हम कैसे करके जज करेंगे, कैसे करके आंकेंगे।
उसको हम आंकेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट से। एक ही पैमाना हमारे यहाँ पर होना चाहिए कि 75 साल हो गए हैं लेकिन लोगों का विकास यदि जहाँ के वहीं है और नेता आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का फिर कोई मतलब ही नहीं है। जब हमारे यहाँ पर संविधान की रचना की जा रही थी, जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, उस टाइम में हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे यहाँ के जो नेता लोग थे, वो क्या सोचते थे? उन्होंने ये सोचा था कि हम फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे, चाहे वो साधारण से साधारण इंसान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे यहाँ का वर्कर हो, सबको फ्रीडम रहेगी, सबको अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो अपना विकास कर सकें। इसके साथ साथ में हम फाइट करेंगे, इसके साथ साथ हम एंड कर देंगे पॉवर्टी को और हमारे यहाँ पर जो इग्नोरेंस है उसको ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ में हर व्यक्ति निरोगी रहेगा। हमें डिसीज़ को कंट्रोल करना है, हमें स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करना है। उस समय हमने ये वादा किया था और आज आप देख लीजिए कि मेडिकल में कितना खर्चा करना पड़ता है किसी व्यक्ति को। यदि आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, चाहे आपकी किडनी की समस्या है, यदि हार्ट से संबंधित समस्या है, तो आप कितना पैसा खर्च करते हो। मतलब कि जेब से हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है मेडिकल के टर्म में यदि देखा जाए। और वहीं यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बात कर लो, गरीब के बच्चे डॉक्टर बन पा रहे हैं क्या? कुछ कुछ लोग निकल जाते हैं लेकिन हर कोई नहीं निकल पाता। ये कह सकते हैं कि एवरेज रूप से देखा जाए इसका आंसर 9 ही रहेगा। वो तो किस्मत रहती है जिनकी, जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाले रहते हैं वो बच्चे निकल जाते हैं। तो हमें उस टाइम से और आज के टाइम से थोड़ा सा कंपेयर करने की ज़रूरत है। उस टाइम में जब संविधान बनाया जा रहा था, नेहरू की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम में वे इतने ज़्यादा आशावादी नहीं थे कि इंडिया आने वाले टाइम में इंडियन डेमोक्रेसी कौन कौन सी बातों का सामना करने वाली है, कौन कौन सी प्रॉब्लम को वो फेस करेगी। उन्होंने ये तो सोचा था कि हम जितना लगा रहे हैं, हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कम से कम हमें उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें प्रीवियस डे में कुछ कुछ क्वेश्चन करे थे कि जो इंडिया की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो डिलीवर कर पाएंगी, क्या वो चाह रहे हैं, क्या वो उन्होंने लगाया है, क्या वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर पाएंगे यहाँ की जनता है, ठीक है, और क्या हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। आज तक आप देख सकते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, कौन कौन सी समस्याएं आज भी मौजूद है और इनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। पहले नंबर की बात यह है, जेंडर को लेकर के और कास्ट को लेकर के आज भी हमारे देश की जनता बटी हुई है। इनमें मतभेद है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का तो है ही, इसके साथ साथ में हिंदू मुस्लिम को आप वाले विवाद को ख़त्म भी कर दोगे तो कास्ट और जेंडर को लेकर के आज भी बटी हुई है। शादी नहीं कर सकते, अलग अलग कास्ट में अलग अलग मान्यताएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी के साथ साथ में जेंडर इनइक्वालिटी हमारे देश में कैसी है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब ये है महिलाएं कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं देश के विकास में, ठीक है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कामकाजी महिलाएं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको घर के खुद के डिसीजन लेने के लिए आज़ादी मिली है, ठीक है। क्या हमेशा वो पुरुष के हिसाब से ही काम करती? कहीं कहीं तो आप ऐसे देखोगे सरपंच कोई महिला बन गई है लेकिन काम कर रहा है उसका पति, शपथ ले रहा है उसका पति, ऐसे तक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है ना, वो आज भी मौजूद है। चाहे वो कोई सा भी सोशल ग्रुप रहे, वुमेन जो है हमेशा से ही वर्स कंडीशन में रही हैं, बेकार कंडीशन में रही हैं पुरुषों की तुलना में। उनका जो पोषण स्तर है वो निम्न रहा है और साथ ही साथ उनका जो एजुकेशन लेवल है ना आज भी कम है। भले ही आज की लड़कियां टॉप कर रही हैं आईएएस में, आईपीएस के एग्ज़ाम पर, ठीक है, लेकिन आप कुछ को बहुत सारी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते। हम यहाँ बहुत सारे का एवरेज की बात कर रहे हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगी
तब तक उनकी समस्या को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी में नहीं बैठेंगी, वो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि महिला की क्या क्या समस्याएं हैं, वो क्या फील करती हैं और कैसे करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देख लीजिए कि चुनाव में लोग भागीदार हैं और भागीदार के साथ साथ में नीति निर्माण करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। वोटिंग से लेकर के कानून बनाने तक की बात बताई गई। हालांकि वो बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में, लेकिन कभी भी उनको हाई टेबल में नहीं बैठने दिया जाता। गवर्नेंस की दिक्कत वाली बात ये हो गई है। यही बात गरीब लोगों को है और यही बात लागू होती है माइनॉरिटी के ऊपर, चाहे वो महिला हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो SC ST के लोग हों। जैसे कि राष्ट्रपति का पद आपने दे दिए मुर्मू को। उड़ीसा की हाल ही में जो राष्ट्रपति महिला ST राष्ट्रपति बनी है, क्या आपने सोचे हो उनको प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति तो कठपुतली के जैसे रहता है। ऐसी पोस्ट आप दे रहे हैं ST के व्यक्ति को, उसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हो आप? ठीक है, कुल मिला के आप जो है इनका विकास नहीं करना चाहते। वो यदि बन जाएगा तो अपने लोगों का विकास के लिए सोचेगा। अब यदि उसको राष्ट्रपति बना दिए हैं, वो तो मजबूर है कि मंत्रिपरिषद की जैसा बोलेगा वैसा उसको करना है। एक बार कोई बिल उसके पास आ गया है, उसने उसको वापस भेज दिया कि चलो विचार करिए, फिर यदि भेज दिया उसके पास सिग्नेचर के लिए, अब तो मजबूर उसको तो साइन करना ही है। कुल मिलाकर के कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। महिला राष्ट्रपति जो कि ST की आई हैं, उनने वो यदि बनी भी हैं इस पोस्ट में तो। हालांकि आधिकारिक आंकड़े ये क्लियर नहीं बता रहे हैं कि उनके जीवन के संबंध में महिलाओं की स्वायत्तता की क्या सीमा है। मतलब डाटा ये नहीं बताता है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें वो कितनी फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए। हालांकि कई सारी फैमिली हेल्थ सर्वे आ चुके हैं जिसमें बताए जाते हैं कि वो अपने घर के छोटे मोटे निर्णय लेने के लिए कितनी फ्री हैं। ऐसे कुछ डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये हमें रिफ्लेक्ट करता है, ये हमें बताता है कि हमारे देश में बहुत ही कम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। महिलाओं में जो महिलाएं हैं वो काम में बहुत ही कम हिस्सेदारी ले पा रहे। मान के चल लीजिए कोई सेल एक कंपनी है, वहाँ पर कितनी महिला वर्कर हैं और कितने पुरुष वर्कर हैं, उसकी आप तुलना कर लीजिए। तो ये भी आप देखोगे इसमें बहुत बड़ा गैप है। इसी से उनकी जो सेकेंडरी पोजीशन है ना वो मजबूत हो जाती है सोसाइटी में, कि आप हमेशा सेकंड नंबर पे रहोगे, आप फर्स्ट नंबर पे नहीं आ जा सकते हो। और इसी के चलते चलते जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमेशा उनकी ख़राब ही रहती है। ठीक है, छोटे मोटे काम ही वो कर पाती हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ाने चले जाना, कभी कुछ लोग इतनी ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं कहीं बर्तन धोना है, साफ़ सफाई के काम करना है, यहाँ तक ही वो सीमित हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि पुरुषों द्वारा उनको रोका भी जाता है कि आप घर से बाहर काम करने मत जाइए। आज की कंडीशन, आज की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर ऐसी है। अब बात करी जाती है रीजनल डिफ्रेंशिएशन की, वही जो हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्य अलग अलग स्पीड से विकास कर रहे हैं। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो कि चाइना से उनकी आप तुलना कर सकते हो कि वो चाइना के बराबर में पहुंच गए हैं। यदि डेवलपमेंट इंडिकेटर की बात करें, पार्टिकुलरली हेल्थ में कैसा राज्य काम कर रहा है, एजुकेशन में क्या स्थिति है उनकी, ठीक है, इसमें गरीबी को हमने शामिल नहीं करे। चाइना इंडिया से बेटर काम कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चीन में मानव विकास का जश्न हम मनाने लग जाएं, क्योंकि उस देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। और यही बात हमारे यहाँ फ़ायदे वाली है कि हमारे यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को दी गई है। और निश्चित रूप से हमें भारत में डेमोक्रेसी की विफलता के लिए, ठीक है, इसे आगे बढ़ाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी स्टेट हैं इंडिया में जिनकी आप तुलना कर सकते हो चाइना के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के मामले में। ठीक है, उसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ रीजनल डिफरेंशिएशन है, क्षेत्रीय विविधता है
क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है हमारे यहाँ पर। कॉमनली आप ये देखोगे पैटर्न कि जो साउथ वाला राज्य है और जो वेस्ट वाले राज्य हैं वो बेटर काम कर रहे हैं पूरे देश के राज्यों से, यदि आप तुलना करोगे तो। कुछ कुछ ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं विच हैव मेड रिमार्केबल स्ट्राइड इन देयर स्फीयर, यहाँ पर भी कुछ रिमार्केबल काम हमको देखने को मिलता है और यहाँ पर अंतर भी बहुत ज़्यादा है राज्यों के काम में। एग्जाम्पल तौर पर आप देख लीजिए, नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी की बात करी जा रही है बिहार में, वो 50% से भी ऊपर है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनली गरीबी, गरीबी मतलब केवल खाना मिल जा रहा, खाना नहीं मिल पा रहा, वो अकेली बात नहीं है। क्या वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है? क्या उनको बाइक में सवारी करा सकता है, कार में बिठा के घुमा सकता है? इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। क्या अपने आप का वो इलाज करवा पा रहा है या फिर बिना इलाज के ही मर जा रहा है? तो ऐसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखी गई है बिहार में। एक क्षेत्र में अकेली गरीबी नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में गरीबी है, वहाँ की 50% जनता। ठीक है, और केरल में आंकड़ा ये अच्छा है, 1% का आंकड़ा यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो वाई इट मे बी आस्क्ड एस इट दैट इन ए कंट्री विथ मोस्टली यूनिफॉर्म लॉस अक्रॉस इट, लेकिन आखिर ये हो क्यों रहा है जबकि हमारे देश में तो पूरी जगह पर एक से नियम कानून चल रहे हैं? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कम है, कहीं ज़्यादा है, कैसे हो पा रहा है? ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इसका एक रीज़न आप ऐसा समझ लीजिए, जिस प्रकार से अलग अलग स्टेट अलग अलग वृद्धि कर रहा, उसी प्रकार से हमारा समाज भी बटा हुआ है। इतिहास में आप पढ़ते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शुरू से ही लोगों के काम बांट दिए गए हैं। वो अंतर आज तक मौजूद है। कई संस्थाओं की तरह हमारे लोकतंत्र में भी, ठीक है, लोकतंत्र भी समाज में अंतर्निहित है। ठीक जो प्रॉब्लम लोकतंत्र में देख रहे हैं वही समाज में भी एक प्रकार से लोकतंत्र ही देख रहे हैं। इसके कुछ कामकाज को सामाजिक संरचना द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि किसी समाज में अच्छा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, कोई समाज आगे बढ़ रहा है, कोई जाति अच्छा प्रगति कर ले रही है, कुछ पीछे रह जा रही है। तो इसी के चलते चलते हम देख रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल हायरार्की है वो वीक हो रही है, वो कमज़ोर हो रही है। जो पदक्रम होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा जो लेवल रहता है, यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी में भी छोटी पोस्ट, बड़ी पोस्ट, उससे बड़ी पोस्ट, इस प्रकार हायरार्की सिस्टम बनाया जाता है। इसी के चलते चलते क्या हो रहा है, लोग गवर्नेंस में एक्सक्लूड होते जा रहे हैं, शासन में लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पब्लिक पॉलिसी है ना, उसको एडॉप्शन करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की वेलबींग हम बाद में कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर केरल को ले लीजिए, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, समाज का विकास है ना, वो काफ़ी तेज रहा है, काफ़ी सुपीरियर रहा। अब चूँकि प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे कि पुरुष प्रधान व्यवस्था आप देख रहे हैं, कहीं पर भी पुरुषों को श्रेष्ठ बताया जा रहा, श्रेष्ठ माना जा रहा है, जिसको हम पैट्रियार्की बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये भी जो स्टेट हैं, यहाँ पर भी हमें समस्याएं देखने को मिल रही हैं। भले ही आप ये कह सकते हो कि ये स्टेट प्रगति कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ डेटा हम इस प्रकार के देख रहे हैं। तो नेहरू ने क्या आशा लगाया था, नेहरू ने क्या आशा किया था उस टाइम में जब डेमोक्रेसी नई नई आई थी, डेमोक्रेसी के बारे में कल्पना की जा रही थी? आप केवल डेमोक्रेसी को अपना रहे हो, हमारे देश में खाली डेमोक्रेसी है। एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वुड नॉट एश्योर ए फुलफिलिंग लाइफ फॉर ऑल इंडियंस, लेकिन ये डेमोक्रेसी हर लोगों की इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा
इसलिए हमें ये नेसेसरी है कि हम क्रिएट करें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कुछ हमें संस्थाएं बनाने की ज़रूरत है, वो संस्थाएं इन लोगों का विकास करेंगी, वो ही उनको ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने वाली हैं। अब ये क्या हो सकती हैं? लोग खुद संस्थाएं बनाएं या फिर सरकार ऐसी संस्थाएं बनाए जो लोगों का कल्याण करें। दे कैन आल्सो अराइज फ्रॉम सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी भी इसमें आगे आ सकती है। दे मे बी क्रिएटेड बाय द पीपल देमसेल्व्स, यही इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि सिविल सोसाइटी यदि बना रही है तो क्या होगा। फिर भी आप ये देख रहे हो कि इंडिया, जहाँ पर यूनिवर्सल पब्लिक एजुकेशन जो है इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, ठीक है। द पोटेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ सच इंस्टीट्यूशन वाज लिमिटेड, इसीलिए इस प्रकार की संस्थाओं का जो क्रिएशन है वो सीमित है, वो उतना ज़्यादा पेस नहीं पकड़ पाया। अब डेमोक्रेसी का किस प्रकार से विध्वंस हो रहा है इसको आप समझिए, ठीक है। तो फिर से नेहरू की बात करी जाती है। नेहरू का क्या सोचना था? नेहरू ये कभी भी नहीं सोच पाए थे कि आने वाला टाइम डेमोक्रेसी को तोड़फोड़ करने लग जाएगा, ठीक है। तोड़फोड़ मतलब इमरजेंसी का मिसयूज़ करना, इसी के साथ साथ में जो सिविल लिबर्टीज़ है वो लोगों की असुरक्षित हो जाना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल को रोक देना। लोगों को ये आज़ादी मिली है, सरकार को आप खुली आलोचना कर सकते हो, आपको सरकार का कानून पसंद नहीं है आप विरोध कर सकते हो, आप सड़क में उतर सकते हो, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हो कि हमें यह कानून पसंद नहीं है, इसको आप वापस लीजिए। जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ, अग्निपथ स्कीम को लेकर के हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम देख चुके हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो सरकार उसको जेल में डाल देगी, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। और ऐसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस रहा है, लोगों ने सरकार की आलोचना करी है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर यूएपीए एक्ट लगा जाएगा, उनके ऊपर आईटी एक्ट लगा दिया जाएगा, या फिर उनके ऊपर देशद्रोही का कानून लगा दिया जाता है, या फिर ईडी के रेड्स पड़वाए जाते हैं, छापेमारी करवाई जाएगी, सीबीआई लगा दिया जाएगा, उनकी आवाज़ को कुल मिला करके दबाया जाता। तो हमारे यहाँ पर किस प्रकार से डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है उसका तख्ता पलट किया जा रहा है, ठीक है। जो प्रेस है, आज देख रहे हो जो प्रेस है वो क्या बोलता है, वो वही बोलता है जो सरकार चाहती। सरकार क्या दिखाना चाह रही है वही आजकल टीवी के न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है। इसलिए जो है ना प्रेस फ्री नहीं रहा। हमारे यहाँ जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, पार्टिकुलरली मुस्लिम, कैसा फील कर रहे हैं ये आप अच्छी तरह से ही जानते हैं कि आरोप लगाया जाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। जहाँ कहीं भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किए उनके घरों को बुलडोजर चला के तोड़ा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर के लॉ का मिसयूज़ कर रही है गवर्नमेंट। इसलिए कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। अब आज का समय ऐसा हो गया है कि लोगों को डर लगने लगा है, नागरिक स्वतंत्रता का युग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पार्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के ये बात कही जा रही है। आप कितने फ्री तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, कितनी आलोचना गवर्नमेंट की स्कीमों को, कानूनों की आप कर सकते हैं। लोग सोच रहे हैं अब तो ये बीते ज़माने की बात हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ये समय से पहले हो जाएगा, ठीक है, समय से पहले हो जाएगा। हम अभी भी एक चुनावी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर चुनी हुई सरकार है, वो कभी भी चेंज कर सकती है लोग, ठीक है। और इतिहास में आप ये भी देखे हो कि जहाँ जहाँ लोगों को लगा है कि हमें ये नहीं चाहिए, वहाँ लोगों ने सरकार बदल दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 1977 के दशक में सिविल लिबर्टीज़ की लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, लोगों ने सरकार को समर्थन दिया, ठीक। इसके अलावा 1989 और 2014 में उनको ये लगा था कि नहीं, हमारी सरकार में करप्शन नहीं होना चाहिए, हम सरकार बदलेंगे। उन्होंने 2014 में सरकार बदला। इसी के साथ साथ में 1977 में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं दैट लीड टू रेस्टोरेशन ऑफ लिबर्टी, जिसने
लिबर्टी को रिस्टोर करी थी 1977 में, ठीक है, उसका क्या हुआ था। ये सारी बातें आप समझ सकते हैं कि पावर जनता के हाथ में है, लेकिन जनता जागरूक तो हो, वो समझे भी तो डेमोक्रेसी आखिर है क्या, डेमोक्रेसी के अंतर्गत मुझे क्या क्या मिला है, इस बात समझने वाली है।